नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की, लक्ष्मी विलास बैंक पर मोदी सरकार के फैसले की, जानेंगे कि वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की क्या है तैयारियां, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी संसद भवन से महात्मा गांधी की प्रतिमा को हटाने की तैयारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गृह मंत्रालय ने जारी किए नियंत्रण और सावधानी के दिशा निर्देश। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मामलों में बढ़ोतरी को लेकर जारी निर्देश। नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहेंगे प्रभावी। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के अन्नदाताओं ने किया दिल्ली की तरफ कूच। महीनों का राशन भी है साथ, दिल्ली सरकार ने नहीं दी है रैली की इजाजत। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। परियोजना की लागत 36,402 करोड़ रुपए पर भी अनुमति मिली। बदलने वाला है लैंडलाइन से कॉल करने का तरीका। ग्राहकों को नंबर से पहले 0 लगाना होगा अनिवार्य। 1 जनवरी से देश भर में लागू हो जाएंगे ये नियम। अब तक ये नियम अपने क्षेत्र से बाहर कॉल करने पर थे। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। सेंसेक्स 694 अंक की गिरावट के साथ 43,828 के स्तर पर। निफ्टी 196 अंक की गिरावट के साथ 12,858 पर हुआ बंद। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में सत्ताधारी एनडीए की जीत पहले से तय मानी जा रही थी और चुनाव परिणाम भी कुछ वैसा ही आया। लेकिन आज विधानसभा में चुनाव के समय जमकर हंगामा भी मचा। सवाल नीतीश कुमार पर भी उठाए गए और आज इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में एनडीए की जीत हुई है। सदन में हंगामे के बीच बुधवार को स्पीकर पद का चुनाव हुआ और एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को 126 और महागठबंधन को 114 वोट मिले। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने स्पीकर को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया और बधाई दी। आपको बता दें कि बिहार के इतिहास में ऐसा 5 दशक के बाद हुआ है जब विधानसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव हुआ है। स्पीकर पद के चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए और गुप्त मतदान की मांग की गई। लेकिन प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने महागठबंधन की इस अपील को ठुकरा दिया। बहरहाल तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि आज पूरा देश देख रहा है कि खुलेआम चोरी हो रही है। अगर ऐसे सदन चलेगा तो हमें बाहर ही कर दीजिए। नीतीश कुमार को चुनाव के समय विधानसभा से बाहर करने को लेकर तेजस्वी यादव लगातार ये मांग करते रहे कि जो विधानसभा के सदस्य नहीं है उन्हें मतदान के वक्त मौजूद नहीं रहना चाहिए। लेकिन उनकी इस मांग को भी प्रोटेम स्पीकर ने ठुकरा दिया। इसके साथ ही सदन में मतदान के दौरान एनडीए के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे। राजीव जी, बिहार में 5 दशक बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। आमतौर पर बिहार की विधानसभा में अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाता है, लेकिन इस बार इसकी कोशिश ही नहीं की गई। क्या अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति बनाई जा सकती थी? देखिए दामिनी, सर्वसम्मति की बात तो तब हो सकती है जब हार या जीत का स्पष्ट अंतर यानी साफ अंतर हो या विपक्षी दल अपनी हार सहजता से स्वीकार कर लें। बिहार विधानसभा में इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्षी महागठबंधन की ओर से ये शंका जाहिर की जा रही है कि उनके उम्मीदवारों को जानबूझ करके हराया गया है और इसी वजह से कुछ उम्मीदवार अदालत जाने की बात भी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि जनादेश उन्हें मिला, लेकिन शासनादेश जो है वो यानी कि रिजल्ट जो है वो एनडीए को मिला है। और यही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष के चयन की बात जब आई तो एनडीए उम्मीदवार को निर्विरोध चुनने के जगह उन्हें विपक्ष से चुनौती मिली। राजद को उम्मीद थी कि शायद अन्य विपक्षी दलों और कुछ एनडीए सहयोगियों का साथ उन्हें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए उम्मीदवार विजय सिन्हा 126 वोटों के साथ जीत गए। हालांकि तेजस्वी यादव अब भी इसमें गड़बड़ी बता रहे हैं। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जेल में बंद लालू यादव के लिए कहा कि वो एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के इस हाल को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है दामिनी कि आने वाले वक्त में सत्ता पक्ष के लिए राह आसान नहीं होगी और विपक्षी किसी भी मुद्दे पर उन्हें आसानी से बढ़ने नहीं देगा। बिहार में नीतीश सरकार रहेगी या गिरेगी, ये सवाल अभी भी कुछ समय तक उठता ही रहेगा और देखना होगा कि नीतीश कुमार विपक्ष की इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और इसमें भाजपा का साथ उन्हें कैसे मिलता है।
धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। तो अब रुख करते हैं अगली खबर का। लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय हालत पिछले 3 साल से खराब थी। आरबीआई की ओर से भी इस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। और क्या रहा बैठक में खास, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एटीसी में एफडीआई को भी मंजूरी दी गई। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने भी लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक में विलय पर सहमति जताई है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक की हालत खराब करने के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और बैंक के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी। आरबीआई ने 17 नवंबर को दक्षिण भारत केंद्रित लक्ष्मी विलास बैंक को 1 महीने के मोरेटोरियम पर डाल दिया था। आरबीआई ने बैंक को आदेश दिया था कि अगले 1 महीने तक बैंक से कोई भी ग्राहक 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। आरबीआई के इस फैसले का असर बैंक के शेयरों पर दिख रहा है, लेकिन अब विशेष स्थिति में बैंक से 5 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं। इलाज, शादी, शिक्षा और अन्य जरूरी कामों के लिए ये रकम निकाली जा सकती है, लेकिन इसके लिए ग्राहकों को सबूत भी देना होगा। इसके साथ ही एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा में 2,480 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की कंपनी एटीसी के 12% शेयर एटीसी पैसिफिक एशिया ने लिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। पूंजी जुटाने के लिए अपडेट मार्केट का फायदा उठाया जाएगा। इसी के तहत नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई थी, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये निवेश अगले 2 साल में होगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बॉन्ड मार्केट के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाई जा सकेगी। स्वास्थ्य मुसीबत ने देश को आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाया और इसी की चपेट में लक्ष्मी विलास बैंक भी आ गया। अब सरकार की ओर से इस मुसीबत से निकलने की कोशिशें की जा रही हैं। भले ही संक्रमण को रोकने वाले किसी भी वैक्सीन को सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली हो, लेकिन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो वैक्सीन को लेकर क्या है तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। यूं तो हर देशवासी को महामारी से बचाव के लिए टीका लगाए जाने की योजना है, लेकिन सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। वैक्सीनेशन के लिए नीति आयोग की तरफ से सुझाए गए प्लान्स के तहत चुनावों में जिस तरह से पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, वैसे ही वैक्सीन बूथ बनाकर लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। मंगलवार को पीएम मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में इस बात के संकेत दिए थे और राज्यों से वैक्सीन को लेकर रोड मैप बनाने के लिए कहा था। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने मुख्यमंत्रियों को एक प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पोलिंग बूथ की तरह टीमों का गठन होगा और ब्लॉक लेवल पर रणनीति तैयार की जाएगी। सरकारी और निजी डॉक्टरों को इस अभियान में विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा जन भागीदारी के लिए भी प्रयास किए जाएंगे और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेजेंटेशन में 4 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान को इसके लिए विशेष तैयारी करने को कहा है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में इन राज्यों में हाई पॉजिटिविटी रेट सबसे बड़ी चिंता बनता जा रहा है। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में औसतन 111 लोगों की जान जा रही है, जबकि राजस्थान, जो अब तक अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, वहां पिछले सप्ताह से 21% पॉजिटिव केस रिपोर्ट कर रहा था। केरल में औसत पॉजिटिविटी रेट 15.3% और दिल्ली में 13.5% था, जबकि महाराष्ट्र में हालात पहले से सुधरे जरूर हैं, लेकिन अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। अब वैक्सीन देने के लिए तो तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस मुसीबत से दुनिया को कैसे और कब तक निजात मिलेगी, इसका रास्ता अभी तक दिखाई नहीं दिया है। एक और वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर भी तैयारियां चल रही हैं। पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव की। नए साल में कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है, तो इसको लेकर कांग्रेस की क्या है योजना, देखिए रिपोर्ट।
कांग्रेस के संभावित नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वोटर लिस्ट को अंतरिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं यानी करीब 1500 एआईसीसी सदस्यों को डिजिटल वोटर कार्ड देने का प्रस्ताव है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल फरवरी माह तक कांग्रेस को नया पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा, जो पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह लेगा। नए अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई, जिसके बाद बताया गया कि वोटर लिस्ट तैयार करने का काम आखिरी चरण में है। सीईए की अब तक 3 बैठक हो चुकी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि महीने भर में वोटर लिस्ट तैयार कर अंतरिम अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जब भी चुनाव करवाने के लिए हरी झंडी मिलेगी, उसके 15 से 20 दिनों में चुनाव संपन्न करवा लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो फरवरी तक कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, जिसका कार्यकाल 2022 के अंत तक होगा। आपको बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके करीब 2.5 महीने बाद अगस्त में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार चुनाव और राज्य में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद गुलाब नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का असंतुष्ट खेमा खुलकर पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच नए अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया तेज होने से दिलचस्पी बढ़ गई है। हालांकि महामारी के बीच संगठनात्मक चुनाव के लिए कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कैसे आयोजित किया जाएगा, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। कोशिश यही है कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस का नया अध्यक्ष कमान संभाल ले। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारियों में जुटी है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी किसे सीएम का चेहरा बनाएगी, इस पर अभी भी मंथन चल रहा है। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें एक नाम सौरभ गांगुली का भी है, जिसे लेकर टीएमसी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। टीएमसी ने और क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी खींचतान चरम पर है। बंगाल की सभी पार्टियां अभी से अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से ये कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को बीजेपी बंगाल में सीएम का चेहरा बना सकती है। अब इन कयासों को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और सौरभ गांगुली पर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का कहना है कि अगर सौरभ ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्हें काफी दुख होगा। सौगत रॉय ने कहा कि सौरभ गांगुली सभी बंगालियों के लिए एक आइकन है। अगर वो राजनीति में आते हैं तो मैं खुश नहीं होऊंगा। वो बंगाल से इकलौते क्रिकेट कप्तान रहे हैं, टीवी शो के कारण भी फेमस हैं। उनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे में वो यहाँ नहीं टिक पाएंगे। सौरभ गांगुली पर तंज कसते हुए टीएमसी नेता ने कहा कि सौरभ गांगुली को देश और गरीबों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है, न ही उन्हें गरीबी और मजदूरों की दिक्कत की जानकारी है। सौगत रॉय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है। दरअसल अभी बीजेपी की ओर से बंगाल में बिना किसी चेहरे के साथ ही चुनाव में उतरने की बात कही जा रही है, लेकिन लंबे वक्त से ये कयास लग रहे हैं कि बीजेपी की ओर से सौरभ गांगुली मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बीते दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में थे, तब भी उनसे इस पर सवाल हुआ था, लेकिन अमित शाह ने इस पर जवाब नहीं दिया था और कहा था कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जब भी कोई फैसला होगा तो जानकारी दी जाएगी। बता दें कि बंगाल में मई 2021 में चुनाव होना है। ऐसे में अभी से ही टीएमसी और बीजेपी में विधानसभा चुनाव को लेकर तकरार जारी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने ममता बनर्जी की मजबूत चुनौती है। दूसरी ओर भारतीय रेलवे भी इस समय मुश्किल चुनौती का सामना कर रही है। संक्रमण के काल में रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आर्थिक रूप से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाने का फैसला किया है, जिसके चलते रेल मंत्रालय कर्मचारियों के भत्तों को कम करने पर विचार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। रेलवे कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस और ओवर टाइम ड्यूटी के लिए दिए जाने वाले भत्ते में 50% की कटौती कर सकता है। इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने इस पर पहल करनी शुरू कर दी है और कर्मचारियों के ओवर टाइम और ट्रैवल अलाउंस में कमी करने पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले सकता है।
इससे पहले अगस्त में भी ऐसी अटकलें लगाई गई थी कि इंडियन रेलवे साल 2020 से 21 के लिए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन रोकने पर विचार कर रहा है। हालांकि तब सरकार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार की ओर से तब कहा गया था कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। बता दें कि भारतीय रेलवे में 13 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं और करीब 15 लाख पेंशन होल्डर्स भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय ने पहले वित्त मंत्रालय में 2020 से 2021 में 53 करोड़ रुपए के पेंशन खर्च को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इससे पहले एक खबर काफी चर्चा में थी कि रेलवे 1 दिसंबर से स्पेशल ट्रेन समेत सभी ट्रेनों का परिचालन बंद करने जा रही है, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इस खबर को लेकर रेलवे ने कहा है कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये खबर पूरी तरह से फेक है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज आया तो उस पर ध्यान ना दें। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद भवन में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सरकार के रुख की। ये प्रतिमा अब अगले महीने हटाई जा रही है। महात्मा गांधी की प्रतिमा को सरकार क्यों हटवा रही है, देखिए हमारी रिपोर्ट। हम जब भी देश के पार्लियामेंट हाउस यानी कि संसद भवन की बात करते हैं तो एक गोल इमारत हमारी आंखों के सामने आ जाती है। संसद भवन के प्रांगण में ही करीब 16 फुट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा भी लगी हुई है। ये प्रतिमा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई थी और पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 2 अक्टूबर 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इसका अनावरण किया था। तभी से ये प्रतिमा संसद में हुई हर हलचल की गवाह रही है। सांसदों के सरकार विरोधी अधिकांश प्रदर्शन भी इसी प्रतिमा के सामने होते रहे हैं, लेकिन अब दिसंबर में इस प्रतिमा को यहां से हटाया जा रहा है। सिर्फ महात्मा गांधी की प्रतिमा को ही नहीं हटाया जा रहा, बल्कि इस तरह की कुल 5 प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी शामिल है। दिसंबर महीने से संसद के नए भवन का निर्माण शुरू होना है, इसीलिए इन प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। नए संसद भवन का निर्माण होने के बाद इन्हें फिर प्रमुख स्थानों पर स्थापित कर दिया जाएगा। प्रतिमा को स्थानांतरित करने का निर्णय अस्थायी रूप से लिया गया है। आपको बता दें कि संसद भवन के निर्माण के लिए सितंबर में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861 करोड़ 90 लाख रुपए की बोली लगाकर टेंडर हासिल किया था, जिसके बाद इसके निर्माण कार्य को 21 महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि 2022 का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में आयोजित हो सकता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।